आलू ले लो, प्याज ले लो, सस्ते सस्ते दाम में सब मिल जाएगा। आइए दादा, आइए दीदी, लेकर जाइए बढ़िया और सस्ते सामान। बहुत समय पहले की बात है। बादलपुर नाम के एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक सीधा साधा गरीब आदमी रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसका एक बेटा था, मोहन। मोहन भी अपने पिता की तरह बहुत मेहनती था। जब मोहन छोटा था तभी एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी माँ का निधन हो गया। पत्नी की मौत के बाद महेश ने प्रतिज्ञा की, मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं खुद ही मोहन को प्यार से पाल पोस कर बड़ा करूंगा। बाबा और बेटा दोनों मिलकर अपने गांव के राजा के महल में काम करते थे। उनकी मेहनत के बदले राजा उन्हें सिर्फ 1 किलो अनाज दिया करता था। बस उसी 1 किलो अनाज से बाबा और बेटे का गुजारा होता। कभी उन्हें भूखा पेट सोना पड़ता तो कभी आधे पेट भोजन करके जीवन चलाना पड़ता। एक दिन मोहन अपने पिता से कहता है, बाबा, हमें इस राजमहल का काम छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहिए। अगर इस गांव में काम न मिले तो हमें किसी और गांव में जाकर काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि राजा हमारे काम के बदले बहुत कम अनाज देता है। इतने कम अनाज से हमारा पेट कभी भरता ही नहीं। हम हमेशा भूखे रहते हैं बाबा, और भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हमें ठीक से खाना ही न मिले तो हम काम कैसे करेंगे? मोहन, तूने बुरा नहीं कहा। खाली पेट रहने की वजह से मैं भी बहुत कमजोर हो गया हूँ। अक्सर मेरा सिर चकराने लगता है बेटा। कभी कभी तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। शरीर में तरह तरह की तकलीफें होने लगी हैं। लेकिन बेटा, हम राजा का काम छोड़ भी नहीं सकते। अगर हमने काम छोड़ा और दूसरे गांव में काम करने चले गए तो राजा हमें ढूंढ कर पकड़ लेगा और उम्र भर के लिए कारागार में डाल देगा। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप राजा का काम करते रहे। अब तू अपने दिमाग से काम छोड़ने का विचार निकाल दे। जा, जंगल से लकड़ी ले आ। तब तक मैं जल्दी से खाना बना लेता हूँ। पिता की बात सुनकर मोहन लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। मोहन के जंगल जाने के बाद उनके घर में एक बूढ़ी औरत आती है। वो महेश से कहती है, बाबा महेश, तुमने तो अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट सह लिए। अब और कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में भी तुम्हें सुख नहीं मिला। तुम्हारे बेटे की शादी की भी उम्र हो गई है। फिर तुमने उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी क्यों नहीं की? अरे, अगर घर में बहू आ जाएगी ना तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को घर का काम नहीं करना पड़ेगा। दिन भर तो तुम दोनों राजा के महल में बहुत मेहनत करते हो। शाम को आकर फिर खाना बनाते हो। अगर घर में बहू होगी तो तुम्हें इन झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। अरे, घर का सौंदर्य भी बढ़ जाएगा। बूढ़ी माँ, असल बात यह है कि मोहन की शादी तो 5 महीने पहले ही हो गई थी। क्या कह रहे हो? अरे,
मोहन की शादी को 5 महीने हो गए और तुमने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? तुमने मुझे तो बिल्कुल खबर भी नहीं दी। ये सब तुमने क्यों छुपाया महेश? बूढ़ी माँ, सच बताऊं तो गांव वाले भी नहीं जानते कि मोहन की शादी हो चुकी है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम किसी तरह का बड़ा आयोजन कर सके और गांव वालों को खाना खिलाकर बता सकें। मेरी बहू और बेटा पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए हमने अचानक मंदिर जाकर उनका विवाह कर दिया। अच्छा, ठीक है, अब मैं समझ गई। पर बहू कहाँ है? अरे उसे भी बुला कर तो दिखाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सच कहूँ तो बहू अपने पिता के घर में है। क्यों? बहू अपने पिता के घर में क्यों रहेगी? अरे तुमने अपनी बहू की शादी कर दी और उसे वहीं छोड़ दिया। क्या तुम अपने बेटे से नहीं कह सकते कि वो अपनी पत्नी को अपने घर ले आए? तुम कल ही मोहन को भेजो बहू को अपने ससुराल ले आने के लिए। कैसे भेज दूं मोहन को बूढ़ी माँ? दरिद्रता ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे घर में न तो कोई बिस्तर है न कोई कुर्सी है। घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर बहू बैठ सके या आराम से सो सके। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम खाट या बिस्तर खरीद सकें। यहाँ तक कि मोहन के पास एक अच्छा कपड़ा भी नहीं है जिसे पहनकर वो अपनी ससुराल जाकर बहू को ला सके। उसके पास बस 2-4 कपड़े हैं, वो भी गंदे और बहुत पुराने हैं। सोचो बूढ़ी माँ, अगर वो पुराने कपड़े पहनकर अपनी ससुराल जाएगा तो कैसा लगेगा, हाँ? और फिर पड़ोस के लोग, गांव वाले, वो सब क्या कहेंगे? अरे वाह महेश, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार मानती थी, पर तुम तो बहुत भोले और मूर्ख निकले। अरे सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने अपनी बहू को उसके मायके में छोड़ दिया। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा झगड़ा या समस्या होगी। पड़ोसी क्या कहेंगे, ये कोई बात हुई? अरे पड़ोसी तो हर वक्त दूसरों की बुराई करते ही रहते हैं। कुछ लोगों का जन्म ही हुआ है दूसरों की आलोचना करने के लिए। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और हाँ, जहाँ तक खाट और कपड़ों की बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बहू के बैठने के लिए कुर्सी और बिस्तर और मोहन के लिए नए नए कपड़े पहनने का इंतजाम, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं और कितने साल जीऊंगी? शायद कुछ ही साल। लेकिन मरने से पहले अगर मैं तुम्हारे परिवार को सुखी देख पाऊं तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। ये सब कहकर वो बूढ़ी औरत अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद महेश सोच में पड़ गया। हाँ, बूढ़ी माँ तो ठीक ही कह रही थी। बहू को घर लाना ही चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो हमें भी घर के काम से राहत मिलेगी। लड़की ही तो घर की असली शोभा होती है। और जब हमारी बहू घर में होगी तो ये घर और भी सुंदर हो जाएगा। मैं कल ही मोहन को बहू को लाने के लिए भेज दूंगा। अगले दिन वही बूढ़ी औरत अपने वचन के अनुसार मोहन के घर खाट और नए कपड़े पहुंचा देती है।
शाम को जब मोहन घर आता है और नए कपड़े और खाट देखता है तो वो अपने पिता से कहता है, बाबा, ये नए कपड़े और खाट कहाँ से मिले? बेटा मोहन, ये खाट और कपड़े हमें पास की एक बूढ़ी माँ ने दी है। लेकिन बाबा, उस बूढ़ी माँ ने हमें खाट और नए कपड़े क्यों दिए? बेटा मोहन, वो खाट तुम्हारी बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े तुम्हारे लिए। कल तुम ये नए कपड़े पहनकर ससुराल जाओगे और अपनी पत्नी को लेकर आओगे। लेकिन बाबा, हमारे घर की हालत तो ऐसी है जैसे यहाँ इंसान नहीं बल्कि जानवर रहते हों। अगर स्मृति ने ये घर देखा तो क्या सोचेगी और हम उसे खाने को क्या देंगे? हमारे पास तो कुछ भी ढंग का नहीं है बाबा। हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन बहू को हमेशा के लिए उसके मायके में तो नहीं छोड़ सकते ना। आखिर किसी न किसी दिन उसे इस घर में आना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम कल ही जाकर बहू को अपने साथ घर ले आओ। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। मैं कल जाकर स्मृति को इस घर में ले आऊंगा। अगले ही दिन मोहन उस बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए नए कपड़े पहनकर अपनी पत्नी स्मृति को लाने के लिए ससुराल की ओर निकल पड़ा। ससुराल पहुंचने पर मोहन का बहुत प्यार और आदर सत्कार किया गया। उसे अच्छे से खिलाया पिलाया गया। मोहन कुछ दिन वहीं अपने ससुराल में रहा। कुछ दिन बाद मोहन अपनी पत्नी स्मृति को लेकर अपने घर लौटने लगा। घर पहुंचने पर स्मृति ने देखा कि सारा घर बिखरा हुआ है। हर जगह गंदगी फैली हुई है। ये क्या घर की हालत है जी? ऐसा लग रहा है जैसे कई महीनों से घर की सफाई ही नहीं हुई है। हाँ स्मृति, मुझे पता है घर की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी वजह से तो मैं तुम्हें घर पर लाना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा ने बहुत जोर दिया, इसलिए मुझे तुम्हें लाना पड़ा। अगर बाबा जोर न डालते तो मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिनों के बाद ही लाता। इतना कहते ही कमरे में मोहन के पिता महेश आ जाते हैं। अरे बहू, तुम आ गई। तुम्हारे आते ही तो लग रहा है कि घर की शोभा कई गुना बढ़ गई है। अगर घर में कोई स्त्री न हो तो वो घर कभी घर जैसा नहीं लगता। हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हमें घर को थोड़ा साफ सुथरा करना चाहिए। घर की जो हालत है, अगर गांव वाले यहाँ आएंगे तो देखकर छी छी करेंगे। साफ सफाई तो बाद में भी हो जाएगी। पहले तू चल मेरे साथ राजमहल। राजा तुझे कई दिनों से लगातार बुला रहे हैं। मैं रोज किसी न किसी बहाने से टाल रहा था। तुझे ससुराल में इतने दिन रहना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता कि राजा तुझे क्यों बुला रहे हैं। मोहन बिना घर की सफाई किए ही अपने पिता के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात उसी बूढ़ी औरत से हुई। तूने अपनी बहू को घर ले आया या नहीं? हाँ दादी, मैं उसे घर ले आया हूँ। अच्छा हुआ रास्ते में आप मिल गई। दादी, आप जरा हमारे घर को आना ना। मेरी पत्नी घर पर अकेली है। हमें लौटते लौटते शाम हो जाएगी। अगर आप कुछ देर घर पर बैठेंगी तो उसका मन भी अच्छा रहेगा और उसे डर भी नहीं लगेगा। ठीक है दादी, तो आप हमारे घर जाइए। हम दोनों को अभी राजमहल जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, तुम दोनों निश्चिंत होकर काम पर जाओ।
मैं तुम्हारे घर चली जाती हूँ। ये कहकर वो बूढ़ी औरत मोहन के घर की ओर चल पड़ी। क्या रे बहू, क्या कर रही हो? अरे, आप कौन है? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। मैं इसी गांव में रहती हूँ। मैंने ही 2 दिन पहले तुम्हारे पति से कहा था कि वो तुम्हें घर ले आए। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो बहू, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? जी, मेरा नाम स्मृति है। मेरे पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे बहुत कठिनाई से पाला पोसा है। इस तरह दोनों देर तक आपस में बातें करती रहीं। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ। मुझे कुछ काम है, तुम अच्छे से रहना। हाँ? ठीक है दादी, आप भी अच्छे से जाइए। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, घर की हालत जो ऐसी है। अरे, अब तुम आ गई हो ना, तो घर की हालत ऐसी नहीं रहेगी। ये कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई। हे विधाता, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। अरे, इस घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन स्मृति बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। वो मन ही मन सोचने लगी, चलो, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद इसी घर में मेरे जीवन का असली सुख छिपा है, इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस घर में भेजा होगा। यही मेरे भाग्य का हिस्सा है। अब मुझे हर हाल में इस कठिनाई से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सोचकर स्मृति घर की सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने सारा घर चमकाकर साफ कर दिया। फिर वो बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए खाट पर बैठ गई और अपने पति और ससुर के लौटने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात हो गई, लेकिन उसका पति और ससुर अब तक घर नहीं लौटे। इतना बड़ा घर और उसमें अकेली स्मृति, वो बहुत चिंतित हो गई। उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगी। कहीं कोई चोर डाकू घर में ना घुस जाए, वो डरते डरते बैठी रही। कुछ देर बाद आखिरकार मोहन और उसके पिता लौट आए। उनके हाथ में अनाज से भरी थैलियां थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो चौंक गए। जो घर हमेशा गंदगी और धूल से भरा रहता था, आज वो सोने की तरह चमक रहा था। ये देखकर बाबा और बेटा दोनों बहुत खुश हुए। स्मृति, ये देखो, ये अनाज राजा ने हमें दिया है, अब तुम इसे संभालो। स्मृति जब तीनों के लिए रखे इतने कम अनाज को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है और मोहन से सवाल करती है, इतना कम अनाज तो हमारे तीनों के लिए बिल्कुल कम है। तुम दोनों को ज्यादा अनाज लाना चाहिए था। अरे, इतनी कम अनाज में क्या होगा? राजा हमारे काम के बदले में हर बार हमें सिर्फ 1 किलो ही अनाज देता है। बताओ, मैं और कहां से ज्यादा अनाज लाऊं? तुम दोनों पूरे दिन राजा के महल में काम करते हो और बदले में राजा तुम्हें केवल 1 किलो अनाज दे देता है। ये तो अन्याय है। पर बहू, हम क्या कर सकते हैं?
राजा की बात की अवहेलना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। कल से आप दोनों 1 किलो अनाज लेकर मत आओ। अरे तुम राजा से साफ साफ कह दो, महाराज 1 किलो से हमारा पेट नहीं भरता। अगर आप कृपा करके अनाज बढ़ाकर 3 किलो कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। और जब आप राजा से ये बात कहो तो बिल्कुल भी मत डरो। यदि राजा अनाज बढ़ाने से इनकार कर दे तो तुम वहाँ काम करने से सीधा मना कर देना। अगर राजा को आप लोग चाहिए होंगे तो वो आप दोनों को रखेगा, नहीं तो नहीं। स्मृति, तुम अभी राजा को नहीं जानती, इसलिए ऐसा बोल रही हो। अगर राजा को ये बात पता चल गई ना तो वो हमें उम्र भर के लिए कारागार में डाल देगा। क्यों? राजा तुम्हें कारागार में क्यों डालेंगे? तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, ना कहीं चोरी की, ना डकैती की। अरे तुम तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हो, इसमें डरने की क्या बात है? जो इंसान अपना अधिकार मांगने से डरता हो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम दोनों चिंता मत करो, राजा तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से जरूर कहो कि अनाज बढ़ाया जाए और तुम देखना जी, राजा मान ही लेंगे। ठीक है बहू, जब तुम बार बार कह रही हो तो मैं राजा से अवश्य कहूंगा। चलो अब तुम ये अनाज पका दो। अगले दिन मोहन और उसका पिता महेश दोनों राजमहल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर महेश राजा से कहते हैं, महाराज, आज मैं आपसे अनाज के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। हम दोनों पिता पुत्र दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी हमें आपके पास से केवल 1 किलो अनाज ही मिलता है। इतने कम अनाज से हमारा गुजारा नहीं होता महाराज। अक्सर हमें आधे पेट खाकर ही दिन गुजारना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है महाराज, यदि आप कृपा करके हमें 1 किलो की जगह 3 किलो अनाज दे दें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दया होगी। महेश, तुम्हें ये बात मुझसे पहले ही कह देनी चाहिए थी। मैं तो अब तक ये समझ रहा था कि तुम लोगों का गुजारा 1 किलो अनाज में ही हो जाता है, इसलिए मैंने कभी मात्रा नहीं बढ़ाई। भूखे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम भी कैसे कर पाओगे? इसलिए आज से ही मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को 3 किलो अनाज देने का आदेश देता हूँ। फिर राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री महोदय, आज से महेश को 1 किलो की जगह 3 किलो अनाज दिया जाए। और हाँ, राज्य के जितने भी मजदूर हैं उनके अनाजों की मात्रा भी बढ़ा दी जाए। राजा का ये निर्णय सुनकर मोहन और उसका पिता बहुत प्रसन्न हुए। वे 3 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर स्मृति ने देखा कि मोहन के सिर पर अनाज का बड़ा बोरा रखा हुआ है। तभी वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। अरे वाह, इस बोरे को देखकर लग रहा है कि राजा ने तुम्हारी बात मान ली है। उन्होंने और कुछ तो नहीं कहा ना तुम दोनों को? न बहू, राजा ने हमें कुछ नहीं कहा। हमने तो महाराज से बस एक ही बार कहा था और उसी बार में वो मान गए। मैं तो सोच रहा था कि शायद महाराज हमें डांट देंगे, लेकिन नहीं। मैंने जैसे ही बात कही, महाराज तुरंत राजी हो गए और उन्होंने सिर्फ हमारा ही अनाज नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरे राज्य के सभी मजदूरों का अनाज बढ़ा दिया। आज से हम रोज अपने परिश्रम का 3 किलो अनाज पाएंगे। हम बेकार ही महाराज से डरते थे। असल में महाराज तो बहुत दयालु हैं। घर में सब लोग बहुत खुश थे। महेश ने अपनी बहू स्मृति को ढेरों आशीर्वाद दिए। स्मृति बहुत चतुर थी।
राजा से मिले अनाज में से वो आधा बचा कर रखती और बाकी आधा पका लेती। लगातार 3 महीने तक उसने यही किया। फिर एक दिन स्मृति ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज आप राजा से कहिए मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 लोग हो गए हैं। आप हमें जो अनाज देते हैं उससे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज, अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है बहू, मैं महाराज से यही कहूंगा। अगले दिन मोहन और उसके पिता काम खत्म करने के बाद फिर से राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। यदि आप हमारी अनाज की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दें तो ये आपकी बहुत कृपा होगी। अरे महेश बाबू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मोहन की शादी कर दी। मैं मंत्री महोदय को आदेश देता हूँ कि तुम्हारे अनाज की मात्रा बढ़ा दी जाए। इसके बाद बाबा और बेटा दोनों 10 किलो अनाज लेकर घर लौटे। इतना अनाज देखकर स्मृति भी बहुत खुश हुई। अब वो अनाज का आधा से भी अधिक हिस्सा बचा लेती और बाकी का खाना बनाती। इस तरह कई महीने गुजर गए। धीरे धीरे स्मृति ने बहुत सारा अनाज जमा कर लिया। फिर एक दिन उसने अपने पति और ससुर से कहा, बाबा, आज आपको राजमहल में मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। अरे कब तक आप लोग वहाँ मजदूरी करेंगे? मजदूरी करके केवल पेट ही भरा जा सकता है। अरे पर बहू, अगर हम मजदूरी न करें तो क्या करें? हमने तो कभी कोई दूसरा काम किया ही नहीं है। बाबा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। राजा हमें जो अनाज देते थे, मैं उसका कुछ हिस्सा रोज बचा लेती थी। इस तरह मैंने बहुत सारा अनाज जमा कर लिया है। अब आप बाजार में एक दुकान किराए पर लीजिए और वहाँ ये अनाज बेचिए। ईश्वर की कृपा रही तो हमारा ये व्यापार बहुत जल्दी अच्छा चल पड़ेगा। ठीक है बहू, मैं आज ही बाजार जाकर कोई दुकान देख आता हूँ और कल से उस दुकान में अनाज बेचना शुरू करेंगे। महेश ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली। अगले ही दिन से उन्होंने अनाज बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छी तरह चलने लगी। दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाबा और बेटा बहुत खुश होते और जब दोनों दुकान से घर लौटते तो घर के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर लाते। एक दिन स्मृति घर के बाहर बैठी थी। अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी, जहां जमीन पर एक सोने का हार पड़ा हुआ था। स्मृति ये देखकर चौंक गई। वो तुरंत जाकर हार उठाती है और उसे घर के ऐसे स्थान पर छुपा देती है जहां किसी की नजर ना पड़े। उसी दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा कर घोषणा की गई, रानी का हार खो गया है। रानी का हार खोने की खबर पूरे गांव और राज्य में फैल गई। हर जगह, हर गली में लोगों के मुंह पर सिर्फ रानी के हार की चर्चा थी। जब स्मृति ने ये समाचार सुना तो उसने अपने पास मिले हार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा।
उधर राजा अब तक रानी का हार ढूंढ नहीं पाए थे। वो बहुत परेशान और क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अब तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन हार की खोज जारी है। तो फिर एक बार और पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि रानी का हार अब तक नहीं मिला है। जो कोई भी ये हार पाए वो बिना किसी डर के राजमहल आकर मुझे बताए, और जो ये हार लेकर आएगा उसे इनाम में वो जो चाहेगा मैं वही दूंगा। राजा का आदेश सुनते ही नगाड़े बजाए गए और ऐलान हुआ, सुनो सुनो सुनो, गांव वासियों ध्यान से सुनो। एक पक्षी रानी का हार लेकर उड़ गया था। अगर किसी को ये हार मिला है तो वो निडर होकर राजमहल जाकर राजा को सौंप दे। बदले में राजा उसे मनचाहा इनाम देंगे। मैंने सुना है कि रानी का हार एक पक्षी ले गया था और राजा उसे ढूंढ रहे हैं, और जो भी ये हार पाएगा उसे राजा बड़ा इनाम देंगे। पिताजी, राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं बहू, राजा कभी झूठ नहीं बोलते। जो कुछ भी कहते हैं उसे पूरा करते हैं। एक ज्योतिषी ने राजा से कहा है कि हार किसी के घर के सामने गिरा हुआ है। ज्योतिषी ने बिल्कुल सही कहा है पिताजी। रानी का हार हमारे घर के सामने ही गिरा था। अब वो हार मेरे पास है। आप वो हार ले जाकर राजा को सौंप दीजिए। महेश ने स्मृति से हार ले लिया और उसे लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। रानी का हार देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और महेश से बोले, महेश बाबू, आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के अनुसार तुम जो चाहो मांग सकते हो। महेश, मैं जानता हूँ तुम ईमानदार और सच्चे इंसान हो, लेकिन इनाम के रूप में तुम्हें कुछ तो मांगना ही होगा। मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं घर जाकर अपने परिवार से पूछकर ही आपको बताऊंगा। ठीक है महेश बाबू, तुम अपने परिवार से विचार करके मुझे कल बता देना। राजा की ये बात सुनकर महेश वहां से घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी बहू स्मृति से कहा, बहू, महाराज मुझे इनाम देना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि पहले घर वालों से बात कर लूं, फिर उन्हें बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। कल सुबह आप जाकर राजा से कहिए, क्या आप मुझे 2 बीघा जमीन दे सकते हैं? मैं इस जमीन पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूंगी। ठीक है बहू, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही मैं महाराज से कहूंगा। अगले दिन महेश राजमहल गया और राजा के सामने खड़ा होकर बोला, बोलो महेश बाबू, अपने परिवार से चर्चा करने के बाद क्या नतीजा निकला? महाराज, यदि आप मुझे 2 बीघा जमीन दे दें तो मैं उसमें खेती करके अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकूंगा। तब मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है महेश बाबू, आज ही मैं मंत्री को आदेश देता हूँ कि तुम्हें 2 बीघा जमीन दे दी जाए। मेरा आशीर्वाद है कि तुम इस जमीन पर खेती करके बहुत उन्नति करो। राजा ने मंत्री को आदेश दिया और महेश को 2 बीघा जमीन दे दी गई। फिर पिता और पुत्र दोनों ने उस जमीन पर मेहनत करके बहुत सारा अनाज उगाया। कुछ ही दिनों में वो बहुत धनवान हो गए और उन्होंने एक बड़ा घर भी खरीद लिया।